नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आपके अपने चैनल लर्न मैथ में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम प्रिवेंटिव ऑफिसर के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने जोन है जहां पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है, और हाँ, कोलकाता जोन में क्या क्या मिलेगा। क्या क्या मिलेगा बोलने का मतलब है कि जब आप यहाँ पे फिजिकल के लिए आए, मेडिकल का प्रोसीजर क्या है, कहाँ पे फिजिकल होगा, और फिर क्या फिजिकल ज़्यादा टफ होगा। अगर मान लीजिए फिजिकल वगैरह सब आप पास कर गए, जो कि निश्चित ही पास कर जाए, तो कहाँ पे आप जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए, ज्वाइनिंग का प्रोसीजर क्या होगा, उसके बाद क्या क्या आपको करना है, ये सब डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले कि हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करें, हम अपने बारे में आपको कुछ बता देते हैं। जैसा कि हमने बताया, मेरा नाम है नीतीश कुमार, और जो पहला CGL था वो था मेरा 2020। भगवान की दया से 2020 में ही मेरा सिलेक्शन हो गया और कोलकाता कस्टम्स हमने ज्वाइन किया। अगर रैंक की बात करें तो इस बार जो मेरा ऑल इंडिया रैंक था वो था 2251, और इसके थ्रू हमें मिल गया कोलकाता कस्टम्स। इसके बाद हमने CGL 2021 भी दिया था। जैसा कि आपको पता है कि 2020 का रिजल्ट निकलने में थोड़ी देरी हो रही थी, अनिश्चितताओं के कारण हमने 2021 दे दिया, और CGL 2021 में जो रैंक आया उसमें अच्छा खासा सुधार देखने को मिला और 225 रैंक आया, और इसके थ्रू हमने डिविजनल अकाउंटेंट ऑप्ट किया है। अगर आप जानना चाहें तो डिविजनल अकाउंटेंट का जो है स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म आउट हो गया है, और उसमें हमने वेस्ट बंगाल ऑप्ट किया है। तो अब देखते हैं क्या सीन होता है, इसके बाद का प्रोसीजर क्या है, क्या की नियुक्ति कैसे होती है, क्या इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चॉइस पूछता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें अगर आएगी तो उसको लेकर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं, जैसा कि हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम प्रिवेंटिव ऑफिसर का इंट्रोडक्शन लेंगे नहीं, प्रिवेंटिव ऑफिसर पोस्ट के बारे में आपको कुछ बताएंगे। ये किस तरह का पोस्ट है, क्यों लोगों में क्रेज है, ये सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जोन, जैसा कि आपको पता है कि बाकी जो पोस्ट हुए, उदाहरण के लिए आप ले लीजिए ऑडिटर, ले लीजिए एक्साइज, ले लीजिए, इन सब का पोस्टिंग बहुत सारे स्टेट्स में हो सकता है। लेकिन क्या वैसा ही पोस्टिंग प्रिवेंटिव ऑफिसर का होता है? तो आंसर आएगा नहीं। प्रिवेंटिव ऑफिसर के लिए बहुत सारे जोन डिवाइड किए गए, मुख्यतः ये 6 जोन है, और इन्हीं 6 जोनों में आपको पोस्टिंग होगा। कौन कौन सा जोन है ये हम कुछ देर में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि मेरा सिलेक्शन कोलकाता कस्टम्स में हुआ है, तो उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में कोलकाता कस्टम्स को लेकर चर्चा करेंगे। कोलकाता कस्टम में फिजिकल कैसे होता है, ज्वाइनिंग कैसे होता है, ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाना होगा, वर्क कल्चर क्या है, और जिसके लिए लोग SSC जाते हैं, अच्छा खासा हाई पेइंग प्राइवेट जॉब छोड़ के आप SSC का तैयारी करते हैं, किस लिए भाई? ताकि आपका वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे। क्या सीन है वर्क लाइफ बैलेंस का कोलकाता प्रिवेंटिव ऑफिसर में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या है, और लास्ट में मेरा नज़रिया क्या है इन सारे चीज़ों को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर है वो CBIC के अंदर आता है। CBIC क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। और एक किसके अंदर आता है? तो ये आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। ठीक। ग्रेड पे कितना है? ग्रेड पे आपका है 4600, और जैसा कि नया जो रूल आया उसमें DA, जिसको डियरनेस अलाउंड और महंगाई भत्ता भी बोलते हैं, ये हो गया 42%। तो DA 42% होने के बाद आपको जो अप्रॉक्स सैलरी इन हैंड, मतलब टैक्स काट वाट के जो मिलेगा, वो 70,000 के आसपास होगा। थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि जहाँ पे आप पोस्टेड है वहाँ पे क्या कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज है, एक्स्ट्रा नॉन गवर्नमेंट चार्जेज। कहने का मतलब हो सकता है वहाँ पे कोई क्लब हो, क्लब का मेंटेनेंस फी आपसे लिया जाता हो, तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं 500-600 वो डिडक्ट हो सकती है। तो इन सब के बेसिस पे फाइनल सैलरी आपका डिसाइड होगा। पे लेवल जो 7 है, और इसमें जो एक खास अट्रैक्टिव चीज़ है वो क्या है? आपका यूनिफॉर्म वाला जॉब। अरे भैया, यूट्यूब पे भरे पड़े हैं यूनिफॉर्म वाले जॉब को लेके। यूनिफॉर्म आया, उसको रखिए, मस्त वाला फोटो खींचिए, रील बनाइए, फिर पहनिए। पहन के स्पेशल वाला तो फील आता है। अभी तक हमने यूनिफॉर्म नहीं पहना है, देखते हैं पहनने के बाद क्या मज़ा आता है। तो यूनिफॉर्म पहनने के बाद थोड़ा स्पेशल वाला तो फील आएगा, यहाँ तो मज़ा आता है भाई देख के। तो यूनिफॉर्म होने के कारण ये बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, और लोग इसको ऑप्ट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि यूनिफॉर्म वाले जॉब में जाएं, तो SSC के कुछ ही यूनिफॉर्म वाले पोर्शन है जहाँ पे आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर मिलेगा। और एक बात जो आप समझ लीजिए कि आपके साइन का कोई खास वैल्यू है नहीं। साइन का कोई खास वैल्यू है नहीं मतलब आप गैजेटेड नहीं है, आप है नॉन गेस्टेड।
सो 4600 नॉन गैस्टेड है। हालांकि सुर्खियों में बात आ रही है कि इसको लेके चल रहा है कि भैया इसको गैस्टेड बना दो, गैस्टेड बनाने के लिए बातें चल रही है। तो देखिए कब तक ये गैस्टेड बनता है। अगर गैस्टेड बन गया तो अच्छी बात है, आप अपने दोस्त का अटेस्टेड कर पाएंगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे। और एक बात है जो ध्यान में रखने वाली है कि इसके अंदर फिजिकल एंड मेडिकल का प्रोसीजर है। कहने का मतलब कि आपने CGL क्वालिफाई कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि CGL क्वालिफाई करने के बाद बस आपको एक कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़ता है उसके बाद डायरेक्टली जॉब हो जाए, ना भैया। इसमें फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। मेडिकल के लिए क्या है, मेडिकल की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, उस पर साइन कराना होता है। साइन किससे कराना होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर। वो डिस्ट्रिक्ट में एक ही होते हैं, उनसे साइन कराना होता है। तो अगर आप बंगाल की बात करें, बंगाल में नॉर्थ 24 परगनाज की बात करें तो आप 12/7 जा सकते हैं और 12/7 में जाके चीज़ें बहुत ही स्मूथ है, वहाँ जाके करा सकते हैं। हमने 12/7 से ही कराया था। फिर बातें आती है फिजिकल स्टैंडर्ड की। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें फिजिकल क्राइटेरिया क्या क्या आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तो अगर आप मेल है तो आपका हाइट 157.5 सेंटीमीटर चाहिए, ये मिनिमम है। चेस्ट 81 सेंटीमीटर फुल्ली एक्सपेंडेड विथ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको लेके ना थोड़ा बहुत डाउट आता है। कोई बोलेगा कि अगर मेरा चेस्ट पहले से ही 170 सेंटीमीटर है, अच्छा 1 सेंटीमीटर वैसे ज़्यादा हो गया, लेकिन मान लीजिए कोई बोलता है कि भैया मेरा चलो 170 तो सच में ज़्यादा लग रहा है भाई, इसको थोड़ा कम करके मान लेते, कोई बोला कह रहे मेरा चेस्ट तो पहले से ही 100 सेंटीमीटर है, क्या हमें भी एक्सपेंशन करना पड़ेगा? आंसर है हाँ। फर्क नहीं पड़ता है कि आपका चेस्ट 100 है 120 है कितना भी है, मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना ही चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन क्यों चाहिए भाई, क्या जरूरत पड़ती है? तो ऐसा देखा गया है कि जैसे उन्हें चेक करना होता है कि आपका हार्ट अच्छे से फंक्शन करता है कि नहीं करता है। तो जहां तक हमें पता है कि ऐसा डिवाइस किया गया या फिर ऐसी जानकारी निकाली गई कि अगर कोई 5 सेंटीमीटर तक अपना चेस्ट एक्सपेंड कर पाता है तो उसका हार्ट ठीक ठाक वर्किंग कंडीशन में है। तो यही चेक करने के लिए 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन कराया जाता है। अब हार्ट तो 100 सेंटीमीटर वाले का भी ठीक ही होना चाहिए, तो आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन करना है। कहने का मतलब बेयर मिनिमम क्राइटेरिया में ये होना चाहिए कि आपका चेस्ट 76 सेंटीमीटर है और प्लस का 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन करना है। रिस्क ना हो इसके लिए हम यही बोलेंगे कि आप जो है अभी से चेस्ट एक्सपेंड करने का जो एक्सरसाइज है वो करना स्टार्ट कीजिए। हालांकि इसको लेके रिजेक्शन नहीं ही होता है, फिर भी आप रिस्क क्यों लेंगे, जॉब का सवाल है। कुछ लोगों का हाइट में रिलैक्सेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन लोगों को हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप फिजिकल टेस्ट की बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए मेल कैंडिडेट 1500 मीटर 1600 मीटर जाना पड़ेगा 15 मीटर में। ये चल के जाना है, दौड़ना नहीं है। वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग होते रहता है, तो फिर जब आप दौड़ने जाएंगे तो आपको बोला जाएगा कि मत दौड़ भाई। और 8 किलोमीटर की साइकिलिंग है 30 मिनट्स में। अब साइकिलिंग का सीन क्या है, कहीं कहीं आपको जो है स्ट्रेट ट्रैक मिलेगा। अब स्ट्रेट ट्रैक 8 किलोमीटर का तो नहीं आएगा, तो हो सकता है मान लीजिए आपको 500 या 800 मीटर का कोई ट्रैक है, तो बार बार आपको जाना पड़ेगा आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आना पड़ेगा। ठीक, कहीं कहीं एकदम मस्त जैसे गेम में होता है सर्कुलर ट्रैक भी आपको मिल सकता है। लेकिन ये है कि आपको ना साइकिल चलाना पड़ेगा। तो अगर साइकिल चलाना नहीं आता है तो आप साइकिल चलाना सीख लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ताकि आप इन सब के कारण बाहर ना हो। हालांकि इसमें भी बाहर हो जाए इसका चांसेस कम है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना है। हाइट का केस में, हाइट में वो लोग रिलैक्सेशन नहीं ही देंगे। तो अगर आपका हाइट 157.5 सेंटीमीटर से कम है, आप ये लेके चलिए कि 158 159 है, तभी आप अप्लाई कीजिए। उस केस में आप सेफ रहेंगे कि इसके कारण तो छटेंगे नहीं। भैया इतने मेहनत से CGL पास करके आए हैं और पता चला कि हाइट में छट गए, कितना बुरा लगेगा। तो ये सब नहीं करना। फिर अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट के केस में क्या है कि यहाँ पे जो है आपको हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहाँ पे चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है, तो 48 kg वेट होना चाहिए। और रिलैक्सेबल यहाँ पे हाइट क्या है आपका, हाइट एंड वेट में 2.5 सेंटीमीटर एंड 2 kg का रिलैक्सेशन है।
फिजिकल टेस्ट में इनको 1 किलोमीटर 20 मिनट में जाना होता है और साइकिलिंग चलाने के लिए 3 किलोमीटर 25 मिनट में। तो ये हुआ फिजिकल क्राइटेरिया। इसके लिए आप थोड़ा बहुत तैयारी स्टार्ट कर दीजिए ताकि इसके कारण आप ना छटे। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि पूरे भारत में इसकी पोस्टिंग नहीं होती है, कुछ स्पेशल जोन है जहाँ पे पोस्टिंग होती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा जोन है जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वाला मुंबई है, फिर चेन्नई, कोलकाता, कोची, गोवा एंड विशाखापट्टनम, जिसको आप वाईजैग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमने लिस्ट दिया है ये चॉइस से या फिर डिमांड के बेसिस पे ही दिया है। सबसे ज़्यादा डिमांड में भैया मुंबई रहता है, उसके बाद चेन्नई, फिर मुंबई और चेन्नई को छोड़ के बहुत सारे लोग कोलकाता में भी आते हैं। जैसे कि हमें मुंबई मिलता, चेन्नई मिलता, लेकिन हमने ऑप्ट किया कोलकाता। क्यों ऑप्ट किया? क्योंकि रहने वाले हैं हम बिहार के और हम चाहते थे कि ज़्यादा टाइम हमें घर जाने में ना लगे और जो कल्चरल डिफरेंसेज है वो भी खास ना हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ठीक ठाक हो। ऐसा नहीं कि मुंबई जैसा बहुत ज़्यादा हो और चेन्नई जैसा कल्चरल डिफरेंसेज बहुत ही ज़्यादा हो। तो हम सोचे कि अगर इन सब में कॉम्प्रोमाइज़ करें तो कोलकाता इज़ द बेस्ट, तो कोलकाता में आ गए। फिर बच्चा चेन्नई, गोवा, विशाखापट्टनम। तो मुंबई ज़्यादा डिमांड में क्यों रहता है ये आपको दोस्तों से बात कीजिए, पता चल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मुंबई में अवेलेबल है जो कोलकाता में अवेलेबल नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल कोलकाता में भी बहुत ही सही है। तो आप कोलकाता ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं और कोलकाता के पास में है और आप चाहते हैं कि आपका जो कल्चर डिफरेंसेस है वो ज़्यादा ना आए, कॉस्ट ऑफ लिविंग ठीक ठाक हो, तो कोलकाता इज़ द बेस्ट। आइए, कोलकाता में आपका स्वागत है। अगर आप कोलकाता में आते हैं तो हमसे ज़रूर मिलिए, मिलके हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी हम लेके चलते हैं कि जो ये तो थी जनरल बातें। जनरल बातें मीन्स प्रिवेंटिव ऑफिसर में क्या क्या होता है, क्या क्या जोन है, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है। अभी जो हम बातें करेंगे वो मैक्सिमम बातें आपका कोलकाता जोन से स्पेसिफिक होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि आपने CGL पास कर लिया, जो जो क्राइटेरिया था सब फुलफिल कर लिया, आपने चॉइस फिल कर दी और आपको मिल गया कोलकाता कस्टम्स। अभी इसके बाद क्या होगा, आपको बुलाया जाएगा फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। फिजिकल ट्रेनिंग नहीं, फिजिकल टेस्ट के लिए। क्या होगा फिजिकल टेस्ट में, कहाँ होगा? चलिए, ये फोटो है, इसमें आप देखिए। तो ये जो ग्राउंड है यहीं पे आपका फिजिकल टेस्ट होगा। इधर जो दिख रहा है भैया, ये है ईडन गार्डन। ईडन गार्डन के पास में ये जो ग्राउंड है इसको बोलते हैं मैदान टेंट। तो मैदान एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना अपना कुछ एरिया लेके रखा है। तो इसमें एक मैदान टेंट है जो कस्टम्स का है और यहीं पे आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो आपको बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे आना है। और देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये चल रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं चल रहे हैं, पगला नहीं गए हैं। ये है आपका वॉकिंग टेस्ट चल रहा है। तो इन लोगों को 1600 मीटर वॉक करना था। ये जितना मार्कर दिख रहा है, ये जो मार्कर है इसी के लॉन्ग वॉक करना था। ये जो चीज़ें नहीं दिख रही है, यहाँ पे एक वीडियो कैमरा होगा और कुछ ऑफिशियल रहेंगे जो देखेंगे कि सब कुछ फेयरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भैया सबसे आगे है, बाकी लोग ग्रुप बना के चल रहे हैं, तो आप भी ग्रुप बना के चलिएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट कैसे करते हैं देखिए। ये जो सब लोग लाइन में लग जाएंगे, ये लोग ऑफिशियल्स हुए, वीडियो कैमरा आपको दिख रहे हैं। एक बार ये बोलेंगे चलो, तो लोग चलना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आराम से 1600 मीटर हो जाता है, इसको लेके कोई लोड ही नहीं है। और शायद ये रहे हम है ना है, हम नहीं है। हम तो फोटो खींच रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी जगह है, आराम से हो जाएगा। वॉकिंग को लेके ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए आपको कुछ और फोटोज दिखाते हैं जो मेरे फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड है। ये आ गया। तो जब हम कोलकाता कस्टम्स गए टेस्ट देने के लिए, हम थे बहुत खुश, दिख रहे हैं खुश इंसान, इतने खुश कि ऐसा पोज देकर फोटो खींचवा लिए। लिखा हुआ है मेंबर्स ओनली। मेंबर तो थे नहीं, लेकिन टेस्ट देने जाना था भैया, तो रोक नहीं सकता। यही है कैलकाटा कस्टम्स क्लब। यहाँ पे आपको जाके फिजिकल टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। ये जो इंसान दिख रहे हैं, ये हुए हम, ये हुए मेरे दोस्त लोग, सब एक से एक टॉपर इंसान है, हम ही ठहरे नॉर्मल इसमें। तो ये वॉक स्टार्ट करने से पहले हमने सोचा क्यों ना कुछ फोटो ले लिया जाए, तो ये रहा आपको फोटो। वॉक कंप्लीट होने के बाद आपको ले जाया जाएगा साइकिलिंग के लिए, तो हम साइकिलिंग में भी फोटो लिए। चलिए, ये रहे ये भाई साहब, इन भाई साहब ने CGL में 4 दिया, आई थिंक 139 रैंक है इनका।
ये भैया अभी ज्वाइन कर लिए। यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग दिख रहे हैं सबने ज्वाइन कर लिया, इंक्लूडिंग मी, हमने भी ज्वाइन कर लिया है। और ये साइकिलिंग के पहले का फोटो है। यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें तो 400 मीटर का ये जो है ट्रैक है, ऐसे लंबा है। तो आपको जाना पड़ेगा, फिर जाके आना पड़ेगा। हुआ कितना, 800 मीटर। और ऐसे करके टोटल 10 राउंड्स लगाने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे भी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। स्टार्टिंग में ऑफिशियल्स रहेंगे जो हर बार आपको काउंट कंप्लीट करने के बाद बताते रहेंगे कि कितना राउंड हो गया और कितना बाकी है। अगर स्पीड अप करने की जरूरत है तो आपको बोलेंगे कि स्पीड अप कर लो, ताकि आप आराम से पास कर सके और फेल ना करें। अगर बात करें कि क्या मेरे बैच में कोई फेल हुआ था, तो आंसर है नहीं, सबके सब पास कर गए थे। अब भी पास कर जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन थोड़ी बहुत जो है मेहनत कर लेना है साइकिलिंग पे। तो फिजिकल में पास कर गए। इसके बाद हमें जाना था ज्वाइनिंग के लिए। ज्वाइनिंग के लिए कहाँ जाना है, कस्टम्स क्लब। तो जिस दिन हम ज्वाइनिंग के लिए जा रहे थे, हमने एक ब्लॉग बनाया है ज्वाइनिंग ब्लॉग वाला, वो आप देख सकते हैं। मेरा पहला ही ब्लॉग था, तो आप देख सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी त्रुटियां भी रह सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब एक्साइटमेंट आपको दिख सकता है, हम कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे ज्वाइन करने के लिए। तो ज्वाइनिंग के लिए पहुंच गए कस्टम्स क्लब। ये है कस्टम्स क्लब नहीं, कस्टम हाउस। ये है आपका कस्टम हाउस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसका एड्रेस लिखा हुआ है, स्ट्रैंड रोड करके है। और इसके ऑपोजिट है आपका मिलेनियम पार्क। मिलेनियम पार्क जिसके एंट्री फ्री है, ध्यान रहे अभी एंट्री फ्री है, तो आप खाली समय में वहां पे जा सकते हैं। और ये है पूरा का पूरा बिल्डिंग, देख रहे हैं ग्रीनरी भी है। टोटल ब्लॉक्स दिख रहे हैं, टोटल 4 ब्लॉक है। ये जो 3 ब्लॉक है इसमें ज़्यादातर लोग रहते हैं। चौथे ब्लॉक में भी कुछ काम होता है, लेकिन आप एज ए प्रिवेंटिव ऑफिसर उधर ना के बराबर ही जा रहे होंगे। फिर आपको दिख रहा होगा कि इसमें अरे ये सब क्या है, ये तो ब्लू ब्लू पानी पानी दिख रहा है, ये क्या है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट पिक, फिर ये रहा पिक। ये जो है ना, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन से अच्छा बोल सकते हैं रिनोवेशन है। अच्छा, रिनोवेशन का स्पेलिंग देख लेंगे, गलत है या सही। तो क्या हो क्या रहा है कि पूरे कस्टम हाउस को रेनोवेट किया जा रहा है। बहुत ही पुराना बिल्डिंग है, अगर आप देखेंगे तो 1800 के आसपास का ये बिल्डिंग है। तो फिर क्या किया जा रहा है, इसको रेनोवेट किया जा रहा है। तो रेनोवेट करने पे डस्ट वगैरह बाहर ना, इसके लिए जो है कर्टेन्स है। और यहाँ पे आपको मशीन दिख रहा है, तो जब आप जाएंगे तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे काम होते रहेगा। तो अभी आते हैं और बातें करते हैं कि ज्वाइनिंग के लिए आपको क्या क्या करना है। जैसे ही आप जाएंगे, आपको 2nd फ्लोर पे जाना होगा। 2nd फ्लोर पे गए और एक सेक्शन होता है एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में आपको जाना है। वहां पे आप जैसे ही जाएंगे और बोलेंगे कि हमें ज्वाइन करना है, तो आपको बिठाकर आपका फाइल लेकर आएंगे और जो भी जरूरी चीजें हैं वो कर लेंगे। तो मुश्किल से हाफ एन आवर या 1 आवर लगेगा और इसमें आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है कि आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा मतलब हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 वीक भी हो सकता है। उसके बाद आपका ओथ होगा। ओथ लेने के बाद आपको एक और सेक्शन में भेजा जाएगा जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव हॉल। वहां पे जाके आपका क्या है, सिग्नेचर स्टार्ट होगा। मतलब आपको जाना है, फिर साइन करना है, ये दिखाना है कि हम आए हैं। और फिर आप जाके ऑफिस वगैरह घूम सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, थोड़ा बैठ सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जब आपका ओथ हो जाएगा, ओथ होने के बाद आपको क्या है कि कुछ सेक्शन अलॉट किया जाएगा। पहले कमिश्नरेट अलॉट किया जाएगा, फिर सेक्शन अलॉट किया जाएगा। इसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो क्या क्या कमिश्नरेट अलॉट किया जाएगा, कितने साल के लिए वो कमिश्नरेट होता है, आइए देख लेते हैं। तो अभी जो नया रिवीजन के बाद आया है, ये आपको कस्टम्स के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा क्या क्या कमिश्नरेट है। पहले मेनली 2 ही होता था, एक होता था पोर्ट कमिश्नरेट, एक होता था एयरपोर्ट। लेकिन अभी जो सिनारियो है ये, अच्छा ये जो है, जो मेरी जानकारी है उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि पहले पोर्ट और एयरपोर्ट हो सकता था। हो सकता है मेरी जानकारी इनकम्प्लीट हो, तो उसको लेके आप दिल पे ना लें। अभी जो है 4 कमिश्नरेट है, एक है पोर्ट, एयरपोर्ट, कमिश्नर ऑफ अपील्स, फिर है चीफ कमिश्नर ऑफिस। कितने साल के लिए पोस्टिंग होगी, 4, 2, 2, 2। तो यहां से देख पा रहे हैं कि टोटल 10 ईयर्स का है ये साइकिल, और 10 ईयर के बाद फिर से रिपीट होगा। तो जो पोर्ट कमिश्नरेट, एयरपोर्ट कमिश्नर एंड अपील्स है, इसमें भी सेक्शन होते हैं। तो पहले तो आपको कमिश्नरेट अलॉट किया जाएगा, फिर इसके अंदर जो है आपका पोस्टिंग होगा सेक्शंस के बेसिस पे। जैसे मान लीजिए पोर्ट सेक्शन आपको अलॉट हुआ, तो हो सकता है इसमें आपको हल्दिया भेज दिया जाए।
हो सकता है आपको बज बज भेज दिया जाए। NSD नेताजी सुभाष चंद्र बोस डॉक यहां पे भेज दिया जाए, कस्टम हाउस में ही रखा जाए। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको ऑफिशियल ऑर्डर के थ्रू ही पता चलेगी कि कौन सा मिला है। 4 साल 2 साल 2 साल 2 साल। और डिवीजन क्या होता है, जो पोस्टिंग होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका सेंसिटिव, एक होता है नॉन सेंसिटिव। सेंसिटिव, अभी सेंसिटिव एंड नॉन सेंसिटिव कौन डिसाइड करता है, तो यहाँ के जो मेंबर्स है वही डिसाइड करते हैं कौन सा सेंसिटिव होगा कौन सा नॉन सेंसिटिव। और एक बार डिसीजन होने के बाद इसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है, तो आप देख सकते हैं। सामान्यतः जो सेंसिटिव होती है उसमें जो है पब्लिक डीलिंग होती है, मीन्स आप पब्लिक लोगों से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे। जो नॉन सेंसिटिव होता है वहां पे आप पब्लिक से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, आप फाइल से कॉन्टैक्ट करेंगे। ये है मेन मुद्दा। इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो एक बार जब आपका कमिश्नरेट अलॉट हो गया तो फिर आपको लगेगा कि भैया प्रमोशन का सीन क्या है, कैसे कैसे प्रमोट होंगे, तो देख लीजिए। सबसे पहला प्रमोशन के बाद आप बनेंगे सुपरिटेंडेंट। इसमें अराउंड 6 to 8 ईयर्स लग ही जाता है, ज्यादा भी लग सकता है। फिर इसके बाद आप बनेंगे असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर अगर आप डायरेक्ट बनना चाहते हैं तो भैया यूपीएससी क्वालिफाई करके आना है, कर सकते हैं। यूपीएससी डायरेक्टली क्वालिफाई किया और आके असिस्टेंट कमिश्नर बन गए। इसके ऊपर का जो रैंक है वो है डिप्टी कमिश्नर का, फिर आएंगे ज्वाइंट कमिश्नर, फिर कमिश्नर। इसके बाद भी है, इसके बाद होते हैं चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर में भी बहुत सारा डिवीजन आ गया। फिर उसके बाद जब ऊपर जाएंगे तो आप मेंबर तक पहुंचेंगे। मेंबर का मतलब क्या है, जो सीबीआईसी का जो ऑल इंडिया लेवल पे जो रूल्स वगैरह डिसाइड करते हैं वो मेंबर लोग आप बन सकते हैं। तो मेंबर तक बनने का चांसेस बहुत ही कम है। अगर आप डायरेक्टली यूपीएससी के थ्रू आते हैं तो अच्छा खासा प्रमोशन ले सकते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव को हमने डिफाइन किया है कि जो कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसी बेसिस पे होता है। अभी चलिए हम बातें कर लेते हैं कि ट्रेनिंग कहाँ पे होगी। तो ट्रेनिंग जो है एक नासिंग सेंटर है। जितने भी प्रिवेंटिव ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर है, इनका ट्रेनिंग नासिंग में ही होता है। और जो प्रिवेंटिव एंड एक्साइज का एक साथ हो सकता है कुछ पार्ट में प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड एक्साइज ऑफिसर एक साथ हो और कुछ में अलग अलग क्लासेज हो। ट्रेनिंग में मुख्यतः होता क्या है कि आपको जो है लेक्चर्स दिया जाएगा। लेक्चर मतलब कस्टम्स लॉ हो गया और डिफरेंट जितने भी रूल्स है जो आपको पता होना चाहिए एज ए ऑफिसर, ताकि आप कैसे डील करें, कैसे कोई केस वगैरह फाइल करना है वो फाइल करें, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। और यहाँ पे जो लीजर टाइम है वहाँ पे आप खेल भी सकते हैं, खेलने का भी जगह होता है। फिर आप एज ए ग्रुप मस्ती भी कर सकते हैं, और मस्ती तो ज़रूरी है, रील वगैरह भी बना सकते हैं यूट्यूब पे डालने के लिए, जैसा कि मैक्सिमम जगह आपको देखने को मिलता है। और फिर फिजिकल एक्टिविटी भी है, इसमें पुलिस ट्रेनिंग होगी और पुलिस ट्रेनिंग में भी बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारा वर्कआउट कराया जाएगा, दौड़ाया जाएगा, बुम बुम करने का भी मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जहाँ तक हमने बात किया है, ट्रेनिंग जो है ये फन वाला एक्टिविटी है, यहाँ पे मज़ा आएगा एक्सेप्ट लेक्चर, क्योंकि लेक्चर सुनने की आदत चली गई है तो हो सकता है लेक्चर में आप बोर हो। हाँ जी, और ध्यान रहे ट्रेनिंग में यूनिफॉर्म पहन के जाना होता है। तो आप ऐसा करें, जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे 2 सेट यूनिफॉर्म बना लीजिएगा। अच्छा, यूनिफॉर्म कहाँ बनाना है ये भी डिसाइडेड रहता है। 2 जगह है, एक है आपका नेवी कैप, नेवी कैप में जा सकते हैं, और एक और है, अच्छा इनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो ये 2 जगह है जहाँ पे आप जाके यूनिफॉर्म बना सकते हैं। यूनिफॉर्म बनाने का अगर आप चार्जेस पूछे तो 2 सेट का अराउंड 7900 के आसपास आ जाएगा। यूनिफॉर्म में पूरा चीज़, कैप, बेल्ट, इधर लगाने वाला जो भी है, सारी चीज़ें लेकर 7900 में आ जाएगा। तो आप 2 सेट बना लीजिएगा, और आप इसके बाद जो है जैसे यूनिफॉर्म आया फिर आप आई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आई कार्ड में जो आपका फोटो होगा यहाँ पे वो यूनिफॉर्म वाला चाहिए होता है। तो जब तक आपका यूनिफॉर्म नहीं बन रहा है तब तक आप आई कार्ड के लिए तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी और का भी यूनिफॉर्म पहन के आप आई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो बहुत सारी चीज़ें थी ये हमने कवर कर लिया है। अगर प्रमोशन की बात करें तो कोलकाता कस्टम में अभी 2014 बैच का प्रमोशन स्टार्ट होगा। स्ट्रेंथ कितना है, अराउंड 97, इसमें थोड़ा बहुत कम हो सकता है,
बाकी जो बैचेज है जैसे 14 से 20 तक का जो बैचेज है, बीच का जो गैप है 15, 16, 17, 18, 19, इन सब का स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। तो एक बार 2014 का प्रमोशन हो गया तो बाकी तो बुम बुम करके निकल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर जो बड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा ये 20 बैच का मिलेगा, जो कि मेरा बैच है, तो इसके प्रमोशन में भी टाइम लगेगा। अभी आप सोच रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे प्रमोशन 2014 बैच का ही अभी तक क्यों चल रहा है? तो भाई मेरे, जब प्रमोशन होता है तो प्रमोशन के लिए ऑफर आया तो बहुत सारे लोग जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं प्रमोशन। तो जब मान लीजिए कि टोटल 40 लोगों का प्रमोशन आया, उसमें 30 लोगों ने बोला कि भैया हम प्रमोट नहीं होंगे, तो एक्चुअल में जो नीचे के 30 लोग थे जिनका प्रमोशन हो सकता था, अब वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि इन 30 लोगों ने तो इनकार कर दिया प्रमोशन लेने से, ऊपर वैकेंसीज नहीं है, तो प्रमोशन कैसे होगा? तो प्रमोशन का जो स्पीड है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपके जो सीनियर है वो प्रमोशन लेने के लिए कितना उत्सुक है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, मुख्यतः हमने बात कर लिया यहाँ पे। अभी और कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कर लेते हैं कि मान लीजिए जब आप कोलकाता कस्टम ज्वाइन कीजिए तो एक डाउट आपका ये भी हो सकता है कि क्वार्टर मिलेगा कि नहीं। क्या क्वार्टर अवेलेबल होता है? आंसर है 3 या 4 प्लेसेज है जहाँ पे यहाँ का क्वार्टर है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। और क्वार्टर के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और हाँ जी वेटिंग लिस्ट भी है, तो क्लियर होने में 1 साल भी लग सकता है, 1 साल के अंदर भी हो सकता है, 2 साल भी लग सकता है। तो फिर आप सोचेंगे 2 साल तक लग सकता है तो रहेंगे कहाँ? ज़्यादातर लोग जो है वो दमदम साइड में रहते हैं। दमदम में रह सकते हैं आप, सॉल्ट लेक में रह सकते हैं, न्यू टाउन में भी रह सकते हैं, और इधर ना रह के आप दूसरे साइड जो साउथ कोलकाता है उस एरिया में भी रह सकते हैं, साउथ कोलकाता में। तो देखिए हम ये बोलेंगे कि आप रहने से पहले ना एक चीज डिसाइड कर लीजिएगा कि किस एरिया का जो पिन कोड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्कीम है उसके लिए एप्लीकेबल है। वहाँ पे एक लिस्ट मिलेगा, वो लिस्ट देख लीजिए। उसके बाद ये डिसाइड कर लेना कि CGHS यहाँ पे अलाउड है या नहीं। अगर अलाउड है तो उसी एरिया में रहिए, क्योंकि वहाँ रहने से आपको CGHS का बेनिफिट भी मिलेगा। तो जो दमदम वाला एरिया जो है, दमदम फिर लेक मार्केट, ये सब एरिया में ज़्यादातर लोग कंसंट्रेटेड है, तो आप इधर रह सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये तो हो गया रहने का टेंशन। रहने का टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि क्वार्टर नहीं मिलेगा तो आप बाहर रह सकते हैं। और बाहर जो है रेंट बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। दमदम वाले एरिया में अराउंड 10 to 12K में आपको 2 BHK मिल जाएगा। हालांकि बात एक कुछ और है कि 2 BHK या फिर उधर रेंट लेने के लिए आपको दलाली भी देनी पड़ती है, 1 महीने का वो चार्ज ले लेते हैं। और फिर तो ओनर पे डिपेंड करता है कि आपसे कितना एडवांस लेगा। तो इनिशियली आप लेके चलिए कि 40K तक तो आपको फर्स्ट मंथ में देना पड़ेगा। इसमें एडवांस भी होगा 2 महीने का, जो कि रिफंडेबल है, वो आपको मिल जाएगा। तो हमने रहने का बात कर लिया। सेकेंड जो चीज़ है वो क्या है आपका, कि फूड कैसा है यहाँ पे। तो यकीन मानिए फूड बहुत ही मस्त लगेगा, हमें मस्त लग रहा है, आपको भी मस्त लगेगा, खा खा के मज़ा आ जाएगा। और जो कस्टम हाउस है उसके बाहर तो खाने का छोड़ ही दीजिए, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। फ्रूट्स सैलेड आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा रहता है। 30 रुपीज़ में आपको फ्रूट सैलेड मिल जाएगा। इडली मिलेगा, डोसा मिलेगा, सांभर वड़ा मिलेगा, आलू पराठा मिलेगा, लिट्टी मिलेगा, चोखा मिलेगा, फाफड़ा खाखरा, जो खाना है सब मिल जाएगा आपको कस्टम हाउस के बाहर। तो खाने को लेकर टेंशन नहीं है। हाँ, बिरयानी भी मिलेगा, बिरयानी बहुत अच्छा मिले। 160 और 160 का बिरयानी मिलेगा, तो आप बिरयानी भी ट्राई कर सकते हैं। दही लस्सी जो बोलिए सब मिलेगा। तो खाने को लेकर टेंशन नहीं है। और मान लीजिए वेदर अच्छा है तो आप कस्टम हाउस से निकल के मिलेनियम पार्क में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको गंगा नदी के पास बैठने का मज़ा मिलेगा। अगर वेदर अच्छा है तो बहुत ही सुकून मिलेगा वहाँ पे। हाँ, थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन हो सकता है अगर आप अकेले जाए तो, क्योंकि बाकी लोग जो है कपल में आएंगे और एक दूसरे में खोए रहेंगे, तो उसको देखकर आपको कभी कभी अकेलापन फील हो सकता है। तो हमने देख लिया रहने का काम हो गया यहाँ पे, और फूड भी सही है। फिर बातें आती है कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो लोग जो है ये है कोऑपरेटिव, इतने तक कोऑपरेटिव है कि अगर आप किसी से रास्ता पूछते हैं तो हो सकता है वो आपको वहां तक ड्रॉप करके भी आ जाए। और ये मजाक नहीं है, ऐसे ही है। तो यहाँ के लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है। तो जो आपको फील आएगा ना वो बहुत ही अच्छा फील आने वाला है। अगर हम बात करें कि कम्यूट कैसे करेंगे, कैसे जाना है, ट्रैवलिंग का सीन क्या है, तो अगर आप दमदम साइड रहते हैं तो सीधे जो लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन लेके आ सकते हैं। लोकल ट्रेन सीधे आपको
बीबीडी बाग, ये जो जगह है इसका नाम है बीबीडी बाग, जहाँ पे आपका कस्टम हाउस है, जिसको बीबादी बाग भी बोलते हैं। बिनोए बादल दिनेश, ये लोग क्या है, ये थे आपके स्वतंत्रता सेनानी, और इन्हीं के नाम पे आपका बीबीडी बाग जो है उस एरिया का नाम रखा गया, जिसको बीबादी बाग बोलते हैं। तो लोकल ट्रेन के थ्रू आ सकते हैं। अगर लोकल ट्रेन में भीड़ ज़्यादा लग रही है या फिर टाइम पे नहीं मिल रहा है, देन यू कैन ऑप्ट मेट्रो एज वेल। मेट्रो लेके आ सकते हैं। मेट्रो के लिए क्या है, दमदम में चढ़े और फिर कहाँ कहाँ उतर सकते हैं। एक है सेंट्रल मेट्रो में आप उतर सकते हैं, अदरवाइज आप चांदनी में उतर सकते हैं, CHANDNI, चांदनी। नहीं तो आप उतर सकते हैं एस्प्लेनेड। ये जो तीनों जगह है, यहां से अराउंड 1.5 टू 1.9 किलोमीटर होगा आपका कस्टम्स हाउस। तो यहाँ से आप बस लेके जा सकते हैं। अगर वेदर अच्छा है, साथ में चलने वाला कोई है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। पैदल जाने से आपको 15 टू 20 मिनट्स लगेगा, डिपेंड करता है आपका स्पीड कैसा है। तो 20 मिनट्स ही लेके चलिए। तो दमदम से जाने का टेंशन नहीं है, कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा है, और बसेस से भी जा सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आप मान लीजिए हावड़ा साइड रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, फेरी, हावड़ा में गए, वहाँ पे फेरी घाट है, फेरी घाट से आप डायरेक्टली बीबीडी बाग तक जा सकते हैं। और यहाँ पे जो फेयर है, आप यहाँ आश्चर्यचकित हो जाएंगे, 6 रुपये, 6 रुपीज़ में आपको टिकट मिल जाएगा और गंगा नदी पार करा देगा। फिर हावड़ा के बाद तो ट्रेन का कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छा है। तो आप ट्रेन से जिधर आना चाहते रह सकते हैं। हुगली साइड रह सकते हैं आप, चंदन नगर रह सकते हैं, और भी बहुत सारी लीलुआ, ये सारी जो प्लेसेज है यहाँ पे आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर बात कर जाए रहने के लिए, तो रहने को लेकर कोई टेंशन नहीं है, आपको जगह आराम से मिल जाएगा रहने के लिए। और सबसे बड़ी बात, आप उसी रीजन में रहे जहाँ पे CGHS का जो स्कीम है वो अलाउ है, CGHS का बेनिफिट ताकि आपको मिल सके। तो उम्मीद करते हैं इसमें हमने अच्छा खासा चीज़ें कवर कर ली है। फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि वो चीज़ें मिस हो गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हाँ, एक और बात, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, तो वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है, काफ़ी सपोर्टिव लोग हैं। सीनियर भी आपको हेल्प करेंगे, और आपके जो बैचमेट्स हैं वो तो आपका हेल्प करेंगे ही। बाकी जो स्टाफ है वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव है, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कस्टम हाउस में आके। तो हम तो यही बोलेंगे कि कस्टम हाउस में आपका स्वागत है। अगर आपको मिल रहा है प्रिवेंटिव ऑफिसर कोलकाता और आप रहना चाहते हैं, तो ज़रूर आइए मिलते हैं। फिर जो एक चीज़ हमने मिस किया है वो क्या है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप इससे डिफर कर सकते हैं, पूरा हक है आपको कि वर्क लाइफ बैलेंस इज एन आर्ट। ये आपको डिसाइड करना पड़ता है, आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि किधर ज़्यादा टाइम देना है, किधर ज़्यादा अटेंशन देना है, उसके बाद ही आप वर्क लाइफ बैलेंस कर पाएंगे। अगर मान लीजिए किसी पर्सन ए के साथ आपको टाइम बिताना है, जो कि ज़रूरी है, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में आपने उसको नीचे रखा है, तो ऑब्वियसली आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है डगमग हो जाएगा। तो अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो आपको प्रायोरिटीज जो है वो सेट करनी पड़ती है, फिर बैलेंस हो जाएगा। फिर भी कुछ तो मिनिमम चाहिए होता है, तो ये आपको अच्छा खासा टाइम प्रोवाइड करता है आपको वर्क लाइफ बैलेंस के लिए। यहाँ तक कि आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी है, हाल फिलहाल में हम लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पे कस्टम हाउस में, वहाँ पे बैठ के आराम से पढ़ाई करते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो जो प्राइवेट जॉब में जो टाइम का क्रंच होता है, छुट्टी का क्रंच होता है, वर्क प्रेशर होता है, उन सब से आपको ये छुटकारा देगा। आपके पास ऐसा इतना टाइम रहेगा कि आप फैमिली के साथ अच्छे से व्यतीत कर पाए। लेकिन अगर आप इस टाइम को डिविजनल अकाउंटेंट के टाइम से कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर नहीं कर सकते। इनफैक्ट डिविजनल अकाउंटेंट का जो टाइम मिलता है उसको आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अगर आपको पूरा प्रायोरिटी जो है वो टाइम है, तब तो आप डिविजनल अकाउंटेंट ऑप्ट करें। फिर टाइम भी है, यूनिफॉर्म वाला मज़ा भी है, सोसाइटी में थोड़ी बहुत इज्जत तो बढ़ ही जाती होगी। तो अगर आपको ये सब चाहिए तो आप आ सकते हैं। और एक और ख़ास बात है यहाँ पे जो प्रिवेंटिव ऑफिसर का, कि मोनोटोनोसिटी नहीं है यहाँ पे जॉब में। जैसा कि हमने आपको बताया कि टोटल 4 कमिश्नरेट है। तो जब आप इन सब कमिश्नरेट में आप ट्रांसफ़र होते रहेंगे, तो आपका जो वर्क का प्रोफाइल है वो चेंज होते रहेगा। आप बोलेंगे वर्क प्रोफाइल में क्या क्या चेंजेस होते रहेगा। जैसे मान लीजिए आप एयरपोर्ट में गए, तो एयरपोर्ट में गए तो मेनली आपको इंटरनेशनल जो गेट्स है वहाँ पे रखा जाएगा। वहाँ पे आप क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि जो लोग सामान लेके आ रहे हैं क्या उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगना चाहिए था। अगर लगना चाहिए
तो उन लोगों ने पे किया है कि नहीं किया, पे किया है या नहीं किया ये आके ही डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि कस्टम्स या इंपोर्ट ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी जो है वो पहले से ही एडवांस में पे कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लोग लैंड करेगा, उसके बाद आपको देखना होता है कि पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है या फिर ऐसा है कि इस पर इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोज करना चाहिए तो आप इम्पोज करते हैं। ये हो गया। मान लीजिए आपको डॉक पे पोस्टिंग हो गया, तो जब डॉक पे पोस्टिंग हो गया है तो आप क्या करेंगे, उस शिप के साथ डील करेंगे अनलोडिंग अपलोडिंग में, क्या इसका डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। कभी कभी आपको जाकर युद्धाभ्यास या फिर निगरानी इन सब के लिए भेजा जा सकता है, तो जाएंगे आप कोस्ट गार्ड लोगों के साथ भी जाके चेक कर सकते हैं, पेट्रोलिंग पे जा सकते हैं, और हाँ रेड मारने भी जा सकते हैं। तो प्रिवेंटिव ऑफिसर का कुछ सेक्शन ऐसा है जहां पे आपको सीरियसली रेड मारने जाना होता है। आप नॉर्मल यूनिफॉर्म पहन ली, नॉर्मल यूनिफॉर्म नहीं, ऐसे ही सिविल ड्रेस में गए और जाके कहीं पे जाके चेक वेक कर लिए। प्रॉपर गाड़ी वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, आपके सीनियर आपके साथ रहेंगे, आपको जाना होता है, जो भी डाउट्स वगैरह वो क्लियर करके आना होता है। तो रेड मारने का भी अनुभव है। तो ये जो डिफरेंट लेवल का अनुभव है ना, ये आपके जो लाइफ को है वो मोनोटोनस और स्टैग्नेंट नहीं होने देगा। ये है प्रिवेंटिव ऑफिसर का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो आप ऑप्ट तो कर ही सकते हैं, टाइम आपको मिल जाएगा तो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये वर्क लाइफ बैलेंस इज एन आर्ट। आपकी प्रायोरिटीज डिसाइड करती है कि आप बैलेंस कर पाते हैं कि नहीं, अदरवाइज कितना भी टाइम रहे आपका बैलेंस तो नहीं होगा, ये बात आप मान लीजिए। तो उम्मीद करते हैं मैक्सिमम चीजें हमने कवर कर दी है। और लास्ट में थैंक यू, अगर आपने इतना लंबा सेशन मेरे साथ सुना है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ऐसे ही कुछ वीडियोस लेके हम आएंगे जहां पे और जो जरूरी चीजें है उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में या फिर अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और उम्मीद करते हैं कि जो आपके ये व्यूअर्स हैं इनमें से कुछ लोग कलकत्ता कस्टम्स में जरूर आएंगे, आइएगा तो एक बार जरूर मिलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।